हाय गाइज, मैं एमडी तालीम और आप मुझे देख रहे हैं तालीमी मालूमात पर। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर तीन टॉपिक कवर करना है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक समीकरण, तीसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमको समझना होगा परिवर्तन के बारे में। आप पिछली कक्षाओं में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ चुके हैं। जैसे कि पानी है, पानी का वाष्प में बदल जाना या बर्फ में बदल जाना, इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का उत्पन्न नहीं हो रहा है, नए पदार्थ नहीं बन रहे हैं। भौतिक परिवर्तन का क्या गुण है कि उसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे यहाँ पानी बर्फ बन गया, अपना अवस्था चेंज किया, लेकिन कि वो भी पानी ही है, पानी से दूसरा कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक, फिर दूसरा देख रहे हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ये दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ ही चेंज हो गया। पहले दूध था, अब दही बन चुका है। फिर जैसे लोहे में जंग लगना, पहले लोहा था, अब वो जंग बन चुका है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इस रासायनिक परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया का हम परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के होने को कहते हैं, जिसमें कोई पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है। कोई पदार्थ है, वो नए पदार्थ का निर्माण करेगा रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में। या फिर हम इस प्रकार कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना और जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप भखड़ा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना लिया है। यहाँ कली चूना और जल मिलकर के एक नया पदार्थ को बना दिया है, भखड़ा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। फिर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करते हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप और जल बना देता है। यहाँ पर भी दो पदार्थ मिला और दो नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के इस प्रकार ढेरों सारे एग्जाम्पल है। आप इस अभिक्रिया को अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप चूना को लेकर के उसको जल में घोल दीजिए, जिसके फलस्वरूप आपको चूना जल भखड़ा चूना मिलेगा, और फिर भखड़ा चूना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिए। मतलब आप उसमें अपने मुंह की सहायता से फूकिए, फूकते फूकते वह धीरे धीरे दूधिया रूप में बदल जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा और जल अलग हो जाएगा। फिर आगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे, जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये अभिकारक कहलाएंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट और जल का उत्पत्ति हो रहा है, ये प्रतिफल कहलाएंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण है वो निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। फिर है रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। फिर तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो सकता है, या तो फिर अवक्षेप का भी बनना, जैसे यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप भी बन सकता है। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुका है। अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण किस प्रकार करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण द्वारा करते हैं। शब्द समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थों का शब्द के रूप में निरूपण करते हैं तो यह समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक अभिक्रिया किया कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो उस अभिक्रिया का अब शब्द समीकरण के रूप में जो निरूपण करेंगे वो इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिख देंगे, फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी शब्द के रूप में लिख देंगे। इस प्रकार ये हो गया इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण के रूप में निरूपण। अब दूसरा जो है रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसलिए 2 नंबर लिख दिए। रासायनिक समीकरण, इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों या सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो भी पदार्थ भाग ले रहा था शब्द के रूप में निरूपित कर रहे थे, और यहाँ पर संकेत या सूत्र के रूप में निरूपित करेंगे, वो भी संक्षिप्त निरूपण। जैसे कि इस अभिक्रिया को अगर जहाँ हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg होता है, तो Mg को लिख दिए, और ऑक्सीजन का O2, ये अभिक्रिया करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों या सूत्रों द्वारा निरूपण किया है। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये एक रासायनिक समीकरण हो गया और ये शब्द समीकरण हो गया। अब शब्द समीकरण को समझ चुके हैं और रासायनिक समीकरण को समझ चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। पहला है अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रतिफल को दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो ये हो गए अभिकारक और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, और ये प्रतिफल बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रतिफल है, जिसको हम RHS राइट हैंड साइड में लिखे हैं। अब अगला जो नियम है, जब अभिकारक या प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक हो तो इनके बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभिकारक की संख्या 1 से अधिक है तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया है। फिर आगे जो है अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह लगाया जाता है, जिसका सिरा अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक 1 से अधिक है तो इसके बीच प्लस का चिन्ह लगाया है, और प्रतिफल इधर है, प्रतिफल और अभिकारक दोनों के बीच तीर का चिन्ह को लगाया है यहाँ पर। तो ये तीर का चिन्ह का सिरा जो है, ये सिरा बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो यहाँ अभिक्रिया का दिशा इस दिशा में है, मतलब अभिकारक से प्रतिफल की ओर है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण से हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। वो नियम क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः ब्रैकेट देकर के S, ब्रैकेट देकर के L, ब्रैकेट देकर के G तथा AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर जहाँ ठोस अवस्था में हो तो S देना है, अगर जहाँ द्रव अवस्था लिक्विड में हो तो L देना है, गैस अवस्था हो तो G देना है, और एक्वस हो तो AQ देना है। फिर आगे है अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा, तथा यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो अभिक्रिया के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। फिर आगे है
अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई गैस बनता है तो उसके सूत्र के ठीक बाद ऊपर के ओर तीर चिन्ह दिया जाता है इस प्रकार का। अगर जब मान लीजिए किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो H2 के बाद तीर चिन्ह इस प्रकार देंगे। फिर आगे है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उसके संकेत या सूत्र के ठीक बाद नीचे की ओर तिरछी दिया जाता है। जैसे इससे पहले जो अभिक्रिया देखे थे CaCO3 का अवक्षेप बन रहा था तो इसके सूत्र के ठीक बाद नीचे की ओर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो है, अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जो भी अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए इधर अभिकारक है और इधर कुछ प्रतिफल बन रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए कुछ दाब मेंटेन रखना है तो ऐसे ऊपर में लिख देंगे दाब या नीचे में लिखेंगे, या कुछ उत्प्रेरक लगेगा तो उत्प्रेरक को लिख देना है, उत्प्रेरक ऊपर या नीचे लिख देना है। फिर आगे है, अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता को दर्शाने के लिए एक तीर चिन्ह के जगह चिन्ह डबल तीर वाला एक दूसरे के उल्टा को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया और ये दर्शाता है कि अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकता है। जैसे अभिकारक है और इससे कुछ प्रतिफल बन रहा है, और ये अभिक्रिया ऐसा है कि प्रतिफल से अभिकारक भी बन सकता है और अभिकारक से प्रतिफल भी बन सकता है, तो इसके लिए हम इस तीर चिन्ह का उपयोग करेंगे। इससे आगे रासायनिक समीकरण संतुलित या असंतुलित हो सकती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब हमको द्रव्यमान देखना है या तो फिर संख्या देखना है परमाणु की। तत्व का परमाणु का संख्या समान होगा तो द्रव्यमान भी समान हो जाएगा, इसलिए हमको मेनली देखना है कि तत्व के परमाणु की संख्या समान है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O। तो यहाँ Zn की अभिकारक की ओर परमाणु की संख्या इधर भी बराबर होनी चाहिए और इधर भी बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ किस किस प्रकार के तत्व शामिल है। Zn शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है और फिर सल्फर शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है। तो Zn की संख्या इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, दोनों तरफ 1 1 है। फिर अगर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या को देखते हैं तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों तरफ 2 2 है। फिर सल्फर की संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1, दोनों तरफ 1 1 करके है। और फिर ऑक्सीजन की संख्या को देखते हैं तो इधर भी 4, इधर भी 4। अभिकारक और प्रतिफल दोनों की ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला जो एग्जाम्पल पहले लिया था, उसमें मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो यहाँ पर अगर जहाँ हम दोनों तरफ के तत्वों की परमाणुओं की संख्या को देखते हैं तो अभिकारक की ओर
मैग्नीशियम का जो संख्या है वो है 1 और प्रतिफल की ओर है इधर भी 1। और फिर अगर जहां ऑक्सीजन को देखते हैं अभिकारक की ओर तो ऑक्सीजन की संख्या है 2 और प्रतिफल की ओर देखते हैं तो 1। तो यहाँ पर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो रही है। इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु और इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है। तो यह समीकरण जो पहले लिखा था वो असंतुलित है। फिर आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए रसायन शास्त्र के अध्ययन में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था ये उसका उल्लंघन करता है। पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन यहाँ पर परमाणु की संख्या बदल गया इसलिए द्रव्यमान भी यहाँ पर बदल जाएगा, इसलिए ये उसका उल्लंघन करता है। इसलिए हम रसायन शास्त्र के अध्ययन में इसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके इसे संतुलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम संतुलित कर लेंगे। तो संतुलित करने का क्या तरीका है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर कर लेंगे। और यह विधि अनुमान द्वारा संतुलन विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। इस विधि को क्या कहेंगे, अनुमान द्वारा संतुलन विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। इस विधि के में हमको करना क्या है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर कर लेना है, जिससे द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा और वह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। जैसे इस अभिक्रिया को हम अगर जहां संतुलित करना चाहें तो क्या करना होगा हमको, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कम है। अगर जहाँ हम यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है और ये समीकरण संतुलित हो जाता है। इस प्रकार हम और भी उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसमें Fe और हाइड्रोजन भाग लिया है, H2O भाग लिया है और बना रहा है Fe3O4 H2O। इनमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अभिकारक या प्रतिफल में उपस्थित ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे पहले जिसमें अधिक तत्व भाग लिए हो, और उसमें से जैसे कि यहाँ पर इसके पास अधिक तत्व है 2 है, इसके पास भी वैसे 2 है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा परमाणु हो उसके पास। तो इसके पास सबसे ज्यादा परमाणु है और उसमें से भी किसका है उस पर ध्यान देना है। तो ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो ऑक्सीजन का प्रतिफल की ओर 4 है और अभिकारक की ओर 1 है। इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए 4 के बराबर करने के लिए इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर गुणांक के रूप में 4 दे देंगे 4। तो 4 जैसे ही हम देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या इधर और इधर अभिकारक और प्रतिफल की ओर बराबर हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या बराबर होती है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 8 हो जाता है। इसको इस दोनों के गुना में है, ये 4 गुना 2, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 8 और ये हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया और इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 ही है, तो इसलिए यहाँ पर 4 गुणांक के रूप में दे देंगे, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर हो गया, इधर ऑक्सीजन भी बराबर, इधर भी ऑक्सीजन बराबर। अब बचा है Fe का 3 परमाणु है, प्रतिफल की ओर और अभिकारक की ओर 1 है, तो 3 से गुना करेंगे ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। फिर अगला जो रासायनिक समीकरण है AlCl3 + CaOH2, फिर बना रहा प्रतिफल AlOH3 + CaCl2। तो इसमें अब बराबर करना है, तो ठीक वही काम करेंगे हम फिर से।
कि ऐसा पदार्थ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तत्व भाग लिए हो और ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हो उसमें। तो यहाँ पर ये है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु है और ज़्यादा से ज़्यादा तत्व भी भाग लिए हैं। एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 तत्व भाग लिए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसका परमाणु है उस पर गौर करेंगे। तो हाइड्रोजन का 3 परमाणु और ऑक्सीजन का भी 3 परमाणु है। तो इधर देखते हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इधर वाले एल्युमिनियम को OH3 को अगर जहाँ 2 से 2 इसका गुणांक में दे देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाती है और इधर 6 करने के लिए 3 दे देते हैं। तो 3 गुना 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। अब फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन 3 गुना 2 6 और यहाँ पर भी इससे गुना तो 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन और यहाँ पर गुना 3, 2 तिया 6, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब फिर यहाँ है एल्युमिनियम का संख्या यहाँ पर 2 हो गया। तो एल्युमिनियम की संख्या इधर कितना है, तो इधर 1 है। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, इसका गुणांक 2 बना देंगे। तो अब यहाँ पर एल्युमिनियम भी बराबर हो चुका है दोनों तरफ। अब फिर देखते हैं तो क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, इधर 6 हो गया, 2 तिया 6, लेकिन इधर क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। तो अगर जहाँ गुणांक में हम 3 देते हैं तो क्लोरीन की भी संख्या बराबर हो जाता है। और फिर इधर कैल्शियम का संख्या 3 और इधर भी कैल्शियम का संख्या 3। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो जाता है। और बाकी का ये वाला 4 समीकरण जो है आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और फिर हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करके देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और सब भी बुक लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगला जो तीसरा टॉपिक है फिर उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।